नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। संसद के मानसून सत्र का दूसरा दिन विपक्ष हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्रवाई हुई बाधित। दोनों ही सदनों में अहम विधेयक हैं सूचीबद्ध। संसद के मानसून सत्र के बीच एनडीए की संसदीय दल की पहली मंगल मिलन बैठक। पेपर लीक और एफटीए पर पीएम का बयान। कहा, पेपर लीक के दोषियों को मिलेगी सख्त सजा। यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह हमले पर भारत का सख्त संदेश। रूसी राजनयिक तलब। भारतीय नागरिकों की मौत पर भारत का कड़ा राजनयिक संदेश। उत्तर भारत में मानसून सक्रिय। हिमाचल उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा बढ़ा। लोगों को सतर्क रहने की सलाह। और चीन ओपन सुपर 1000 टूर्नामेंट में पीवी सिंधु की अगुवाई में भारतीय चुनौती की शुरुआत। जापान ओपन का खिताब जीतकर शानदार फॉर्म में है सिंधु। सात्विक चिराग चोट के चलते बाहर। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें, संसद के मानसून सत्र के बीच एनडीए की संसदीय दल की पहली बैठक मंगल मिलन का आयोजन संसदीय पुस्तकालय भवन में स्थित जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक को संबोधित किया। बैठक में लोकसभा और राज्यसभा के सभी एनडीए सहयोगी दलों के सांसद शामिल हुए। सत्तारूढ़ गठबंधन ने संसद सत्र के दौरान आपसी समन्वय को और मजबूत करने पर चर्चा की। परंपरागत रूप से संसद के प्रत्येक सत्र के दौरान एनडीए संसदीय दल की बैठक हर मंगलवार को आयोजित होती रही है। हालांकि इस बार इसे मंगल मिलन का नाम दिया गया। गठबंधन का कहना है कि इस नए नाम के जरिए नियमित संसदीय बैठक की सांस्कृतिक और संगठनात्मक पहचान देने का प्रयास किया गया है। संसद के मानसून सत्र में विपक्ष द्वारा पैदा किए जा रहे गतिरोध के बीच एनडीए की इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एनडीए बैठक में हुई चर्चा पर जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस मंगल मिलन में मार्गदर्शन किया। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते में किसानों को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। आज एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी का मंगल मिलन ट्यूसडे को जो मिलना होता है, आज सब मिला और प्रधानमंत्री जी ने सबको मार्गदर्शन भी दिया है। और कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, उसका भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कई देशों के साथ भारत ने किया है, उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के, किसानों का इंटरेस्ट, उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे। साथ ही किरेन रिजिजू ने बताया कि बैठक में नीट मामले पर भी चर्चा की गई और पीएम मोदी ने कहा कि नीट मामले में जानकारी मिलते ही सरकार ने कार्रवाई की और 13 लोगों को सलाखों के पीछे भेज दिया। छात्रों का नुकसान ना हो इसलिए मोदी सरकार ने री एग्जामिनेशन का आयोजन किया। प्रधानमंत्री ने पेपर लीक में शामिल लोगों के उनको सख्त सजा मिले, इसके लिए वरिष्ठ वकील भी आगे आए, जिससे कि भविष्य में पेपर लीक जैसे पाप कर्म दोबारा ना हो सकें। नीट के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है। और साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया। प्रधानमंत्री जी ने अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें।
और आपको बता दें, एनडीए संसदीय दल बैठक में पीएम ने कई अहम बातें कहीं। कौन कौन सी मुख्य बातें हैं वो आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कहा कि पेपर लीक और एफटीए पर जो बयान है वो प्रधानमंत्री का यहाँ सामने आया है। पेपर लीक के दोषियों को सख्त सजा मिलेगी, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और साथ ही उन्होंने बताया कि पेपर लीक की खबर मिलते ही जो कार्रवाई है वो की गई और आगे इस तरह के मामले सामने न आए, पेपर लीक ना हो, इसके लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि पेपर लीक के 13 आरोपी जो हैं वो जेल में हैं। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने यहाँ जिक्र किया अलग अलग देशों के साथ हुए एफटीएस को लेकर भी। कई देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। उन्होंने कहा किसी भी एफटीए से किसानों का नुकसान नहीं होगा और साथ ही किसानों का हित पहली प्राथमिकता है। ये तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने कहीं संसद दल की बैठक में, और साथ ही साथ एक स्पष्ट संदेश भी दिया कि किस तरीके से सरकार जो है वो लगातार सख्ती अपना रही है और कहीं ना कहीं कार्रवाई करती हुई नज़र आती है। और हमने देखा था जिस तरीके से इस पूरे मामले में हम जैसे ही मामला सामने आया था तो सरकार की तरफ से उस परीक्षा को स्थगित किया गया और री एग्जामिनेशन की बात सामने आई और जल्द ही उसका जो परिणाम है वो भी हमने देखा। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जो हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आज एक महत्वपूर्ण बैठक संसदीय दल की जब हम बात करते हैं और मंगल मिलन जिसको नाम दिया गया, लेकिन यहाँ भी हमने देखा प्रधानमंत्री ने साफ किया कि कैसे सरकार जो है वो लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है और साथ ही साथ एक संदेश भी है कि आगे इस तरह के मामले सामने ना आए तो वहाँ सरकार की सख्ती सीधे तौर पर देखी जा सकती है। देखिए, आज मंगल मिलन बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम जो एनडीए के सदस्य इसमें शामिल हुए उनको संबोधित किया और इसमें प्रमुख तौर पर इस बात को कहा कि जो नीट परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ था उसमें सभी दोषियों को जेल भेजा जा चुका है और सख्त से सख्त उनको सजा मिले, इसके लिए अच्छा से अच्छा वकील उन्हें काम करना चाहिए। और जहां भी अगर पेपर लीक होता है तो ये एक तरह से हम देखें कि ये कोई किसी एक राज्य या एक केंद्र का विषय नहीं है, इस पर सभी को मिलकर ये सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में पेपर लीक न हो। सभी स्टेक होल्डर इस बात को सुनिश्चित करें और ये सुनिश्चित किया गया जब दोबारा नीट की परीक्षा कराई गई। हमने देखा कि उसमें नीट की परीक्षा दोबारा हुई और छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो, ये सुनिश्चित किया गया है। तो किस तरह से पेपर लीक के दोषियों को जेल भेजा गया है और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। और साथ ही साथ छात्रों के लेकर जो भी उनकी चिंताएं हैं उस दिशा में एक जो महत्वपूर्ण जो कदम उठाए जाने की जरूरत है उस बात को भी रेखांकित किया है कि ये सुनिश्चित किया गया है कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं, पेपर लीक की घटनाएं न हो। हम जानते हैं कि अब हाल के आप महीनों में देखो तो कई ऐसे कदम उठाए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से और ये सुनिश्चित किया गया है कि इस तरह की पेपर लीक की घटनाएं भविष्य में दोबारा न हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी स्टेक होल्डर्स का आह्वान भी किया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ उन्होंने एक बार फिर इस बात को दोहराया कि जो किसानों के हित हैं कैसे लगातार सरकार उसको प्राथमिकता दे रही है। एफटीए को लेकर उन्होंने ये बात कही है कि अलग अलग देशों के साथ जो एफटीए हो रहे हैं वहाँ पर किसानों के हितों से हम कोई भी खिलवाड़ नहीं होने देंगे। किसानों का जो हित है वो एक तरीके से सर्वोपरि है सरकार के लिए। देखिए, आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने किसानों और कृषि के कल्याण के लिए 3 स्तरीय फार्मूले पर काम किया है। पहली बात तो यह है कि इनपुट लागत कम किया जाए, किसानों की आय बढ़ाया जाए और वैश्विक बाजारों में किसानों के उत्पादों की पहुंच हो और वो पहुंच बढ़े, उस दिशा में काम किया गया। और बीते वर्षों में जो एफटीए हुए हैं अलग अलग देशों के साथ, जिसमें हम भविष्य में देखेंगे कि बहुत संभावनाओं के द्वार किसानों के लिए खुलेंगे। आप बीते 2 वर्षों में कृषि निर्यात अगर देखें तो उसमें विविधीकरण हुआ है, नए नए बाजारों तक कृषि उत्पादों की, भारतीय कृषि उत्पादों की पहुंच सुनिश्चित हुई है। ये दिखाता है कि केंद्र सरकार के जो प्रयास है जिससे किसानों की जो उपज है, किसानों के जो उत्पाद है, उनकी पहुंच केवल कुछ बाजारों तक सीमित न रहे। क्योंकि अभी तक ये देखने को मिलता था कि भारत का जो कृषि उत्पाद है वो कुछ देशों पर ज्यादा फोकस था, लेकिन उसमें एक विविधीकरण अब दिखाई देता है, उसका एक ट्रेंड दिखाई देता है। तो इस पर केंद्र सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को आज बहुत स्पष्ट तौर पर रेखांकित किया है कि किसानों के हितों को कोई नुकसान होने नहीं दिया जाएगा, यानी किसानों के हितों की सरकार
पूरी चिंता करेगी। और ये बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत स्पष्ट तौर पर रेखांकित की। हम जानते हैं कि FTA जब अलग अलग देशों के साथ होता है तो किसानों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, MSME के लिए बड़ी संभावनाओं के द्वार खुलते हैं। और ऐतिहासिक FTA हमने कई प्रमुख देशों के साथ उस पर हम आगे बढ़े, तो निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी उपलब्धि है और किसानों का भी उसमें भविष्य है। ये बात एक तरह से देखें यह सामने आती है। और आज इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर पर NDA की जो मंगल मिलन जो बैठक है उसमें कहा है कि किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, उन्हें कोई नुकसान होने नहीं दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा बयान है ऐसे समय में जब हम जानते हैं कि इस बात की चर्चा हो रही है कि कितना फायदा किसानों को हो सकता है, क्या कुछ संभावना है किसानों को इन FTA के जरिए मिल सकता है, मुक्त व्यापार समझौते के जरिए मिल सकता है। क्योंकि तमाम विकसित देशों के साथ हम देख रहे हैं कि भारत ने हाल ही में करार किया है, मुक्त व्यापार समझौता किया। जी बिल्कुल। और ऐसे में शैलेंद्र, अगर देखा जाए जो अलग अलग क्षेत्रों के हित हैं, किसानों की बात करें तो किसानों के हित को लेकर हम लगातार बात ही कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री किस तरीके से उसको प्राथमिकता देते नजर आते हैं। छात्रों के हितों की अगर बात की जाए तो जो री एग्ज़ाम हुआ, एक बड़ा उदाहरण हमारे सामने, इतने कम समय में पूरा जो एग्ज़ाम था उसको कंडक्ट कराना, परिणाम सामने आना, वाकई तो ये कहा जा सकता है कि जो तमाम मुद्दे जनता के हैं लगातार उन पर सरकार का फोकस रहा है और कोशिश यही है कि उनके समाधान क्या हो सकते हैं। और उसके साथ साथ यही कि जो सही जानकारी है वो जनता के बीच में जाए, ये ना हो कि कोई भी कहीं से झूठी खबरें जो हैं, भ्रामक खबरें जो हैं वो फैलाई जाएं। तो ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार काम कर रही है। जी देखिए मुकुल, जो मेरी जानकारी है आज इस बैठक में इस बात को लेकर भी चर्चा हुई कि छात्रों को सही दिशा देने की जरूरत है, उन्हें सही रास्ते पर ले जाए जाने की जरूरत है। हम जानते हैं कि फेक नैरेटिव और गलत खबरों की बड़ी चर्चा होती रहती है और जब भी कोई घटना होती है तो दरअसल उसके बाद किस तरह की प्रतिक्रिया आती है वो भी हम जानते हैं कि उसका राजनीतिक लाभ उठाने की भी कई बार कोशिश होती है। लेकिन सबसे जरूरत इस बात की है कि अगर कोई घटना हो तो आगे भविष्य में सुनिश्चित किया जाए कि उसकी पुनरावृत्ति न हो। और पेपर लीक के मामले में ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है, जिस तरह से नीट परीक्षा दोबारा कराई गई और सभी स्टेक होल्डर्स से उम्मीद की गई है कि ये सुनिश्चित करें कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। और साथ ही साथ जो पेपर लीक के दोषी हैं, जिन्होंने पेपर लीक, हाल में जो पेपर लीक हुआ था, उनके सभी दोषियों को जेल भेजा गया है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो ये दिखाता है कि सरकार ने एहतियाती कदम उठाए हैं, जो फौरी कदम उठाया जा सकते थे उन पर सुनिश्चित करते उस पर आगे बढ़ा गया। बिल्कुल शैलेंद्र, और साथ ही ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पूरा जो देश है वो देखता है, पूरा विश्व आपको देखता है किस तरीके की कार्यप्रणाली रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर देखा जाए, क्योंकि लगातार फिर चाहे छात्रों के हितों की बात हो या किसानों के हितों की बात हो, कहीं ना कहीं उनको प्राथमिकता देते नजर आते हैं। लेकिन युवाओं की अगर बात करें, क्योंकि विकसित भारत विजन को लेकर लगातार हम चल रहे हैं और ये एक संदेश लगातार प्रधानमंत्री देते आए हैं कि जो युवा हैं उनको, उनका एक अहम योगदान विकसित भारत में रहने वाला है। और शायद यही वजह है कि नीट जैसे मामले भी जो हैं, छात्रों की जो समस्याएं हैं, उनको लगातार पूरी सक्रियता और गंभीरता से न सिर्फ प्रधानमंत्री देखते हैं, सुनते, बल्कि उसके समाधान का प्रयास करते हैं। मुकुल देखिए, छात्रों को क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अवसर हो शिक्षा व्यवस्था में। एक तरह से जब वो पास आउट करके निकले तो उनके पास अधिक से अधिक अवसर हो। आप देखिए हमारे एक स्टार्टअप ने किस तरह से अंतरिक्ष में सफलता पाई है, दुनिया उस तरफ देख रही है। स्टार्टअप इकोसिस्टम अगर आप बीते वर्षों में देखें तो किस तरह से आगे बढ़ा है। आप नीट परीक्षा की बात करते हैं, देखिए डॉक्टर्स की संख्या है, MBBS करने वाले छात्रों की जो संख्या है वो कितनी बड़ी है। बीते एक दशक में आप देखें तो हर 3 लोकसभा में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की तरफ सरकार तेजी से आगे बढ़ी है। हजारों सीटें आप देखें दोगुनी से भी अधिक हो गई अगर बीते 10 वर्षों में देखें तो इस तरह से सुनिश्चित किया जा रहा है कि सीटों की संख्या जरूरत के मुताबिक बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो और भविष्य यानी हर स्तर पर शैलेंद्र लिहाज से डॉक्टर्स और अन्य प्रोफेशनल्स तैयार हो। बिल्कुल हर स्तर पर हम देख सकते हैं तो ये सरकार की सुनिश्चित किया जा रहा है, एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल सरकार की सक्रियता, गंभीरता नजर आती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम देखते हैं कि सरकार अपना
जो स्थिति है उसको न सिर्फ स्पष्ट करती है बल्कि उससे संबंधित जो कदम भी उठा रही है। और इसी को लेकर हमने देखा कि यहाँ पे जो संसदीय दल की बैठक हुई उसमें भी प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि किस तरीके से एक सख्त कार्रवाई सरकार की तरफ से की गई है। वहीं संसद के मानसून सत्र की अगर बात करें तो आज दूसरा दिन विपक्ष के हंगामे के साथ शुरू हुआ। सुबह 11 बजे संसद के दोनों सदनों में कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद दोनों सदनों की कार्रवाई पहले 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई और फिर अब उसको 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और हमारे संवाददाता शैलेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, अगर बात की जाए मानसून सत्र की, क्योंकि जिस तरीके से कल का दिन भी हमने देखा था हंगामेदार रहा और आज भी अब 2 बजे तक के लिए जो जानकारी मिल रही है लोकसभा राज्यसभा दोनों को स्थगित करना पड़ा है सिर्फ हंगामा, जबकि सर्वदलीय बैठक में तमाम ये बात रखी जाती है कि जो आपके अहम मुद्दे हैं, जो विषय हैं, उन पर एक सार्थक चर्चा हो। लेकिन तब विपक्ष का कहना होता है कि हमें मौका नहीं मिलता। लेकिन जब मौका दिया जाता है, जब अवसर होता है, तब कहीं ना कहीं सिर्फ हंगामा किया जाता है और उसके साथ साथ समय की बर्बादी। मुकुल, देखिए, आज लोकसभा अध्यक्ष से भी राहुल गांधी ने मुलाकात की और कुछ अपनी मांग रखी कि किन मुद्दों को उठाना चाहते हैं। आज हमने देखा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही विपक्ष के हंगामे के चलते फिलहाल कामकाज नहीं हो पा रहा है और एक के बाद एक स्थगन हुआ है, जिसकी वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी है। सर्वदलीय बैठक में अभी पेपर लीक और कथित तौर पर चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों की बात विपक्ष के दलों ने की थी। आज पेपर लीक के मुद्दे पर राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ बोलने की कोशिश की। बाद में उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए सरकार से जवाब मांगा और अपनी बात रखी कि इस मुद्दे पर किस तरह से वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक बात उन्होंने रखी। लेकिन सवाल बड़ा यही है कि संसद की कार्रवाई अगर चले तो फिर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी को अपनी बात रखने का मौका मिलता है। लेकिन कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा करना और इस तरह से किसी एक मुद्दे पर अड़ जाना, ये कहाँ तक ये रवैया उचित है। हालांकि हमने देखा कि लोकसभा में और राज्यसभा में जैसे ही आज कार्रवाई शुरू हुई, तुरंत ही कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने पेपर लीक के मुद्दे पर हंगामा किया। उससे पहले राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की जो बैठक हुई थी, उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात भी वो करने गए थे अपनी मांगों को लेकर। कल की जो घटना हुई उसको लेकर भी जो विपक्ष के नेता हैं वो सदन में अपनी बात रखना चाहते थे, सरकार को घेरना चाहते थे, सरकार से एक तरह से बयान की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि 2 बजे के बाद क्या कोई सहमति बनती है सदन चलाने को लेकर, या फिर ये गतिरोध, ये हंगामा लोकसभा और राज्यसभा में बना रहता है। ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल देखना होगा 2 बजे के बाद भी क्या ऐसी ही स्थिति रहती है जिस तरह की हमने कल यानी पहले दिन देखी थी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अगर बात की जाए मानसून सत्र की, तो आपको बता दें संसद के दोनों सदनों में आज अहम विधेयक सूचीबद्ध हैं। लोकसभा की अगर बात करें तो यहाँ आज उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के लिए पेश किया जाएगा। इस विधेयक को सोमवार को विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया था। इस विधेयक के माध्यम से उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन अधिनियम 1956 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है। विधेयक की अगर बात की जाए तो इसके जरिए सुप्रीम कोर्ट में 4 नए जजों की नियुक्ति हो पाएगी। इस प्रकार जजों की संख्या 34 से बढ़कर 38 हो जाएगी। स्वीकृत संख्या में सीजीआई भी शामिल हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में सीजीआई के अलावा 33 जज हैं। विधेयक के माध्यम से लंबित मामलों का बोझ घटाने की तैयारी है, साथ ही मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी। विधेयक 1956 में बने कानून की जगह लेगा। इसे कैबिनेट ने मई में मंजूरी दी थी और मंजूरी के बाद सरकार अध्यादेश लेकर आई थी। अध्यादेश के बाद 5 जजों की नियुक्ति हुई थी। विधेयक पारित करने के लिए बहुमत जरूरी है। इससे पहले साल 2019 की अगर बात करें तो वहां संख्या बढ़ाई गई थी और साल 2019 में जजों की संख्या 30 से 33 हुई थी। वहीं अगर बात करें राज्यसभा की भी, तो राज्यसभा में आज राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किए जाने और विचार तथा पारित किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विधेयक को पेश करेंगे। इसके माध्यम से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है। इस विधेयक के माध्यम से वंदे मातरम को जनगण मन जैसा संरक्षण मिलेगा, यानी राष्ट्रगान जैसी कानूनी सुरक्षा का प्रावधान राष्ट्रगीत को मिलेगा। राष्ट्रगीत के अपमान पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। इसमें 3 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान भी है। साथ ही दोबारा अपराध पर न्यूनतम 1 वर्ष की सजा का भी प्रावधान है। साथ ही कानून में राष्ट्रगीत
शब्द जोड़ा जाएगा। इससे पहले केवल अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय ध्वज, संविधान, राष्ट्रगान संरक्षित थे। इस विधेयक के बाद वंदे मातरम को समान वैधानिक दर्जा मिलेगा। आपको बता दें कि संविधान सभा ने इस गीत को सम्मान दिया था और 150वीं वर्षगांठ पर ये संशोधन प्रस्ताव आया है। और इसी के साथ ही बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आपको बता दें, यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह के पास वाणिज्यिक जहाज MV गोल्डन लियो पर हुए हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के बाद भारत ने कड़ा राजनयिक कदम उठाया है। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को रूस के कार्यवाहक राजदूत व्लादिमीर लादानोव को तलब कर इस घटना पर भारत की गहरी चिंता और कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि भारत ने 19 जुलाई को हुए इस हमले की स्पष्ट शब्दों में निंदा की है। मंत्रालय ने कहा कि इस हमले में 4 भारतीय नागरिकों की जान गई और इस तरह की घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा, संरक्षा और स्थिरता को कमजोर करती हैं। बैठक के दौरान रूसी कार्यवाहक राजदूत ने कहा गया कि वे भारत की गंभीर चिंताओं को तत्काल अपनी सरकार तक पहुंचाएं। भारत ने स्पष्ट किया कि वाणिज्यिक जहाज़ों को निशाना बनाना और इसके कारण निर्दोष नागरिकों की जान जाना पूरी तरह अस्वीकार्य है और भविष्य में ऐसी घटनाओं से हर हाल में बचा जाना चाहिए। भारत ने एक बार फिर दोहराया कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा, नागरिक नाविकों की हिफाजत और निर्बाध समुद्री व्यापार सुनिश्चित करना सभी पक्षों की साझा जिम्मेदारी है। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच काला सागर क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाज़ों की सुरक्षा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार चिंता जताई जा रही है। भारत ने एक बार फिर सभी पक्षों से नागरिकों और वाणिज्यिक जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों और नौवहन की स्वतंत्रता का सम्मान करने की अपील की है। बात करते हैं सिक्किम की, जहां नामची जिले समरढूंग में NHPC के प्रोजेक्ट की सुरंग में जो कुछ मजदूर हैं फंस गए हैं और इस दौरान अभी तक 9 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के CM प्रेम सिंह तमांग से फ़ोन पर बात की और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी सिक्किम के मुख्यमंत्री से बात की और नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग के पास हुए भूस्खलन के बाद वहां के हालात और चल रहे बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली। आपको बता दें कि तीस्ता हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बन रही सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए खोज और बचाव अभियान चल रहा है। आशंका है कि सुरंग के अंदर करीब 20 से अधिक लोग फंसे हो सकते हैं और भूस्खलन की वजह से जो सुरंग है वो ढह गई थी। फिलहाल अभी तक अगर बात की जाए तो 9 लोगों के जो शव हैं वो यहाँ बरामद किए गए हैं और इसके साथ साथ कई लोगों को अभी तक जो बचाने की जो खबरें हैं वो भी सामने आ रही हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने सिक्किम के नामची जिले में हुए सुरंग हादसे पर दुख जताया। उपराष्ट्रपति ने एक्स पर लिखा कि सिक्किम के नामची जिले में बन रही सुरंग में हुए हादसे में लोगों की मौत से बहुत दुख हुआ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उन्हें हिम्मत और शक्ति मिले और घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं। इसके साथ ही अगर बात करें उत्तराखंड की तो यहाँ भी कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के चलते देहरादून मसूरी मुख्य मार्ग पानी वाले बैंड के बाद क्षतिग्रस्त हो गया। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने इस मार्ग पर सभी प्रकार की आवाजाही अगले आदेश तक पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी है। उप जिलाधिकारी मसूरी द्वारा जारी आदेश के अनुसार किसी भी अप्रिय घटना से बचने और जनधन की सुरक्षा के मद्देनजर इस मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों और आम नागरिकों की आवाजाही पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने पुलिस विभाग को मार्ग पर यातायात प्रतिबंध प्रभावी ढंग से लागू कराने के निर्देश दिए हैं।
वहीं घटना के बाद नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने मौके का निरीक्षण कर अधिकारियों को राहत और सुरक्षा कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। जी तो जो हमारी छोटी गाड़ियां हैं वो जा रही है, लेकिन जो हमारी बड़ी बसें हैं वो वहां से नहीं जा पाएंगी, उसको एकदम कंप्लीट बंद कर दिया गया है। मेरी विभाग से भी बात हुई है, माननीय मंत्री जी से भी बात हुई है। माननीय मंत्री जी भी अभी स्थलीय निरीक्षण करने जा रहे हैं और माननीय मंत्री जी विभागों से भी बात कर रहे हैं। पूरी कोशिश है कि क्योंकि जिस तरीके से बारिश का कहर है, लगातार बारिश हो रही है, निश्चित रूप से उसमें कब किस तरीके की आपदा आ जाए इसमें ये कहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो हमारा मुख्य मार्ग है मसूरी देहरादून वाला, जो पानी वाला बैंड है उसके नीचे जिस तरीके से धसा हुआ है वो निश्चित रूप से एक चिंतनीय विषय है। मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी के प्रयासों से, हम सभी लोगों के प्रयासों से विभाग से बातचीत की जा रही है और जल्द ही इसका समाधान निकाला जाए। आपको बता दें, असम में भी लगातार जो बाढ़ की स्थिति है वो गंभीर बनी हुई है। भारतीय सेना ने राज्य सरकार की मदद के लिए ऑपरेशन जल रहा शुरू किया है। राज्य के 16 जिले अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। एएसडीएम की रिपोर्ट के अनुसार 45 रेवेन्यू सर्कल के 794 गांव में करीब 3,62,000 से ज़्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सबसे ज़्यादा असर शिवसागर जिले में देखने को मिला है, जहां 1.57 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। करीब 19,000 हेक्टेयर फसल जमीन पानी में डूब गई है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि लोगों की सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और राहत बचाव कार्य तेजी से चल रहे हैं। बाढ़ में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 लोग लापता हैं। प्रशासन ने 101 राहत कैंप और वितरण केंद्र बनाए हैं, जहां हजारों लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियों की टीमें लगातार बचाव अभियान चला रही हैं। बाढ़ से सड़कों और तटबंधों को भी नुकसान पहुंचा है, जबकि कुछ रेल सेवाएं प्रभावित हुई हैं। गुवाहाटी समेत कई शहरी इलाकों में भी जलभराव की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन ने लोगों से ज़रूरत पड़ने पर हेल्पलाइन नंबर्स का इस्तेमाल करने की अपील की है। और अलग अलग जो हेल्पलाइन नंबर हैं वो जारी किए गए हैं। इमरजेंसी टोल फ्री नंबर जो है वो जारी किया गया है 1077। इसके अलावा चराईदेव की अगर बात की जाए तो 9085412180 ये आपातकालीन नंबर। साथ ही जोरहाट के लिए 037623000124। अलग अलग जगहों के लिए जो नंबर हैं, इमरजेंसी नंबर, टोल फ्री नंबर, वो यहाँ जारी किए गए हैं, जिससे जो लोग हैं अगर कहीं फंसे हुए हैं तो उनको तुरंत सुरक्षित जगह पर पहुँचाया जा सके। इसके लिए लगातार यहाँ जो राहत बचाव कार्य है वो तेज़ होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही राज्य स्तर पर सहायता के लिए भी एसडी में राज्य कंट्रोल रूम नंबर 036123723719 और 094010444617 जारी किया गया है। और लगातार जो टोल फ्री नंबर हैं वो आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर 107010791112 ये नंबर जारी किए गए हैं राज्य सरकार द्वारा भी। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए तो 25 मई 2026 के आदेश के तहत गठित उच्च स्तरीय समिति ने अरावली पहाड़ी और उससे जुड़े मामलों पर लोगों से राय और सुझाव आमंत्रित किए हैं। समिति ने दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात समेत अन्य संबंधित राज्यों के हितधारकों, पर्यावरणविदों, संरक्षण संगठनों, खनन पट्टा धारकों, परियोजना प्रस्तावकों, ग्रामीणों, किसानों और स्थानीय समुदायों से इनपुट मांगे हैं। समिति ने कहा है कि सुझावों के साथ संबंधित दस्तावेज या सत्यापन योग्य सामग्री भी उपलब्ध कराई जा सकती है। इच्छुक लोग सूचना जारी होने की तारीख से 21 दिनों के भीतर ईमेल या विशेष रूप से बनाए गए गूगल फॉर्म के जरिए अपनी राय भेज सकते हैं। समिति को 31 अगस्त 2026 से पहले अपनी विस्तृत रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपनी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 देशों की यात्रा के दूसरे पड़ाव में उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। राष्ट्रपति का यह दौरा भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने के साथ साथ व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राष्ट्रपति की यात्रा उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के निमंत्रण पर हो रही है। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति का उत्तर मैसेडोनिया का पहला दौरा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तर मैसेडोनिया की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। साथ ही वे भारत उत्तर मैसेडोनिया बिजनेस फोरम को भी संबोधित करेंगी।
आपको बता दें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा दिल्ली स्थित राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री वहां पर जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं। आरएमएल डॉक्टर्स जो हैं वहां पर उनसे मुलाकात की, संवाद करते हुए देखे जा सकते हैं इन तस्वीरों में। आरएमएल यानी राम मनोहर लोहिया अस्पताल जो है वहां पर पहुंचे हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। और इस दौरान आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं जो डॉक्टर्स हैं वहां पर उनसे मुलाकात करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो अस्पताल के डायरेक्टर हैं, एमएस, तमाम एचओडी जो हैं उनसे उन्होंने जानकारी ली है। और इस दौरान आपको बता दें अस्पताल पहुंचकर उन्होंने घायल बच्चों के स्वास्थ्य और उपचार की जानकारी भी ली। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।